शुरुआत करते हैं। सीएम भूपेश बघेल का आज सिरपुर दौरा है। अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध महोत्सव में शामिल होंगे। तो लगभग 3:45 बजे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर लौटेंगे। आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल सिरपुर दौरे पर रहेंगे, जहां अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध महोत्सव में वो शामिल होंगे। करीब 3:45 पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से रायपुर लौटेंगे। असम और पश्चिम बंगाल के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। असम में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 30 दिग्गज नेता कांग्रेस प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे, जबकि पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी प्रचार करने जाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय भी स्टार प्रचारकों में शामिल होंगे। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट भी असम और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की आवाज बुलंद करेंगे। असम में 3 चरणों में 27 मार्च, 1 और 6 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि पश्चिम बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक 8 चरणों में वोटिंग होगी। और छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। डी पुरंदेश्वरी और नितिन नवीन आज राजधानी रायपुर आएंगे, जहां वो कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही डी पुरंदेश्वरी कई नेताओं से 1-to-1 चर्चा भी कर सकती हैं। 2 दिवसीय दौरे पर बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी रहेंगी और काफी अहम बैठकें भी वो लेंगी। साथ ही नेताओं से 1-to-1 चर्चा भी करेंगे। वहीं खबर रायपुर से, जहां मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक होगी। आपको बता दें, मंत्रिमंडल उप समिति की दूसरी बार ये बैठक होने जा रही है, जिसमें धान नीलामी के लिए दाम तय करने को लेकर चर्चा हो सकती है। बिडरों ने 1100 से 1400 रुपए तक दाम दिए हैं। बैठक में मंत्री रविंद्र चौबे, अमरजीत भगत, मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम शामिल होंगे। तो मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी इस बैठक में शामिल हुए। उप समिति की बैठक थी, तो ये दूसरी बैठक हुई है उप समिति की। धान नीलामी के लिए दाम तय करने को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। और अब दुर्ग की बात करेंगे। सांसद के जन्मदिन के पोस्टरों में आग लगाई गई। असामाजिक तत्वों ने आग लगाई। भिलाई के कई क्षेत्रों में पोस्टर जले हैं। सांसद विजय बघेल के समर्थकों ने पोस्टर लगाए। वहीं आपको बता दें, 15 मार्च को सांसद विजय बघेल का जन्मदिन है, इसलिए पोस्टर जलने की समर्थकों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो सांसद विजय बघेल के समर्थकों ने ये पोस्टर लगाए थे। 15 मार्च को उनका जन्मदिन है और उससे पहले उनके पोस्टरों को जला दिया गया। भिलाई के कई क्षेत्रों में पोस्टर लगे थे, जिन्हें जलाया गया। वहीं समर्थकों ने ये पोस्टर लगाए थे। चलिए अब बात करें कोरोना की। तो छत्तीसगढ़ में फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें, प्रदेश में 447 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। 5 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 369 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। अब तक 3880 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। तो संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,16,311 हो गई है। 3,08,854 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के 3,577 एक्टिव केस हैं। राजनांदगांव में 17, बालोद में 3 मरीज मिले हैं। वहीं बेमेतरा की यदि बात करें तो 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। और सबसे अधिक रायपुर से 121 मरीज मिले हैं। कवर्धा में 2, धमतरी में 5 और बालोदा बाजार में 11 पॉजिटिव मरीज मिले। वहीं बिलासपुर में 27 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। कोरबा में 15, सरगुजा में 23, कोरिया में 15, सूरजपुर में 27 और जशपुर में 19 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार अब कोरोना को लेकर अलर्ट हो गई है। इसी के चलते बिना मास्क वाले लोगों पर अब कार्रवाई की जाएगी, लेकिन विपक्ष ने सरकार की तैयारियों पर तंज कसा है। देखिए खास रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। हालांकि प्रशासन ने बैठक कर अब सख्ती करना शुरू कर दिया है। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले, मास्क नहीं लगाने वालों पर पहली बार चालान होगा और लापरवाही करते हुए दूसरी बार पाए जाने पर सीधे एफआईआर होगी। लेकिन ये सख्ती ज़मीन पर उतर पाएगी, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि शहर में भीड़ को काबू करना मुश्किल हो रहा है। पिछले 11 दिनों में ही प्रदेश में 3000 से ज़्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने जल्द ही समीक्षा बैठक करने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के सरकार ने, यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के स्वास्थ्य की कर्मचारियों ने और डॉक्टरों ने खूब मेहनत की है। तो हम फिर से जो ये दूसरे दौर का संक्रमण अभी आने की तैयारी दिख रही है, कुछ राज्यों में आ गया, नागपुर में लॉकडाउन है, महाराष्ट्र में बढ़ते जा रहा है, तो हम लोग उसके रोकने के संदर्भ में अपने केंद्रीय जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुरूप छत्तीसगढ़ में कैसे रोक सकें राज्य सरकार के द्वारा, वो जिला प्रशासन के साथ हम लोग अभी बैठक करेंगे और समीक्षा करेंगे। विपक्ष ने सरकार के कदमों पर फिर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि सरकार के पास कोई तैयारी नहीं है। कोरोना का नया स्ट्रेन पड़ोस तक पहुंच चुका है। नागपुर में लॉकडाउन लग गया है। बावजूद इसके सरकार अब तक सिर्फ नियम कायदों की ही बात कर रही है। जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से बढ़ रहे विधानसभा में इस बात की चर्चा हुई कि वहां से जो लोग आने वाले हैं वहां पर उनके जांच होनी चाहिए और टेस्ट करने के बाद ही उनको आने देना चाहिए, नहीं तो उसका जो असर है वो छत्तीसगढ़ में दिखाई देगा। आज रायपुर लगातार आपकी संख्या में वृद्धि होते जा रही है, प्रदेश में भी लगातार संख्या में वृद्धि होते जा रही है, मृत्यु भी लगभग रोज ही हो रही है। इसलिए कोरोना को लेकर के सरकार के तरफ से जो सक्रियता दिखनी चाहिए और धरातल पे जो बातें दिखाई देनी चाहिए, कहीं न कहीं सरकार में इस बात को लेकर के जो गंभीरता जो दिखाई देनी चाहिए वो गंभीरता नहीं है। कोरोना को लेकर सियासत अपनी जगह है, लेकिन महामारी के बढ़ते खतरे के बीच प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम भी जोरों पर चल रहा है। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने वैक्सीन लगवाई। नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है कि 15 मार्च को वो टीका लगवाएंगे। छत्तीसगढ़ ने कोरोना के पहले राउंड की लड़ाई काफ़ी शिद्दत से लड़ी थी। अब ज़रूरत एक बार फिर उसी तरह से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने की है, जिसमें आम लोगों के साथ राजनीतिक दलों को भी मिलजुल कर इसका सामना करना होगा। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। वहीं खबर रायपुर से, जहां अब छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन का डोज लग सकता है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर इसके संकेत दिए हैं। कोवैक्सीन को अनुमति देने पर विचार कर रहे हैं, ऐसा कहना है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन होगा। वहीं मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर लिखा कि जैसे ही कोरोना से ठीक होते हैं सबसे पहले कोवैक्सीन लगवाऊंगा। कोरोना संक्रमित, आपको बता दें, कोरोना संक्रमित पाए गए हैं मंत्री टीएस सिंहदेव, जिसके बाद कोवैक्सीन को अनुमति देने पर उन्होंने कहा है कि विचार किया जा रहा है। बिल्कुल, तो बड़ी बात यह है कि भारत बायोटेक कोवैक्सीन का निर्माण कर रहा है और भारतीय वैक्सीन है कोवैक्सीन, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा घमासान चला था छत्तीसगढ़ में, लेकिन अब मंजूरी मिलने के संकेत दिए हैं। और रायपुर की ओर रुख करते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने सम्मान किया है लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर का, उन्होंने सम्मान किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 50 साल पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया। सुनील गावस्कर ने छत्तीसगढ़ के लोगों और उनकी खेल भावना को सराहा। प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सम्मानित किया है और साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इधर बिलासपुर के सरकारी अस्पतालों में जीवन दीप समितियों में करोड़ों की वित्तीय अनियमितता उजागर हुई है। ऑडिट के दौरान बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ। वहीं गड़बड़ी उजागर होने पर सीएमएचओ ने जांच समिति गठित की है। दरअसल अस्पताल में सुविधा जुटाने और मरीजों के कल्याण के लिए 47 सरकारी अस्पतालों में साल 2006 में जीवन दीप समितियां बनाई गई थी।
फर्म्स ऑफ सोसाइटी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन कराया गया, लेकिन इसके बाद कभी नवीनीकरण नहीं कराया गया। यहां तक कि कभी सामान्य सभा और बजट का अनुमोदन भी नहीं किया गया और पदाधिकारियों ने मनमाने तरीके से करोड़ों रुपए खर्च किए। जिला अस्पताल मस्तूरी, रतनपुर, कोटा और तखतपुर ब्लॉक में शुरुआती ऑडिट में गड़बड़ियां सामने आई। मरीजों से लिए गए शुल्क के लाखों रुपए का गबन किया गया। मामला पकड़ में ना आ सके इसलिए समितियों ने राशि के साथ ओपीडी शुल्क की रसीद भी गायब कर दी। वहीं अब जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। जीवनदीप समिति में हर जगह जैसे CSC MSC लेवल, PSC लेवल ना जीवनदीप समिति रहती हैं और उसमें जो कमेटी बनती है, कमेटी जब पहले बैठक होती है, बैठक में कमेटी से मतलब प्रपोजल लिया जाता है, अनुमोदन लिया जाता है, अनुमोदन के बाद फिर उसको जो भी खर्च करना है उस पर खर्च किया जाता है। ये ऐसी हमारा रतनपुर, कोटा और तखतपुर में वित्तीय अनियमितता पाई गई है, जिसकी हम जांच करने के लिए एक टीम बनाई है। टीम जांच कर रही है और जांच करने में जो अनियमितता पाई गई या रिकवरी, तो फिर रिकवरी की जाएगी। और आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर के सरकंडा बहतराई क्षेत्र के रहवासी काफी समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, जिससे परेशान होकर आखिरकार सभी ने मोर्चा खोल दिया और नगर निगम विकास भवन का घेराव कर दिया। विरोध में महिलाएं खाली बाल्टी और बर्तन लेकर निगम पहुंची। वहीं रहवासियों की समस्या को देखते हुए महापौर ने जल शाखा के अधिकारियों को फटकार भी लगाई और फौरन व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। लोगों का कहना था कि 15 दिनों से वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, पानी का सप्लाई नहीं मिल रहा है। पानी आ भी नहीं करा थे। हाँ, कब लेने आ? वो अभी 1 हफ्ता हो गए। तो पानी आया घर में, आदमी छोटे छोटे बच्चा है रे, पानी आई तभी तो काम बुतम जा सके। अब पानी नहीं तो काम बुता भी बंद हो गए हमारे। पानी भरे अब ये तरफ से पानी भरता शुरू अटलवा से और 9 ब्लॉक में पानी नहीं आते। अभी पानी की समस्या है, पानी नहीं मिला थे, ओकरे ले आए हैं। कब ले नहीं मिला? हम लोग 3 साल हो गए पानी की परेशानी, लेकिन अभी बीच में मिला तो से वो नहीं मिला थे। हाँ, गर्मी शुरू हो गई, पानी के ज्यादा जरूरी है भैया, सब काम काज वाले हैं, पानी तो जरूरी है ना। पानी टंकी है तो टंकी है तो हम पानी कहाँ गए हैं, नहीं फिट नहीं कर रहे हैं, पानी टंकी तो सब बिल्डिंग में है। इधर कोंडागांव में विधायक संतराम नेताम घर घर चलो यात्रा निकालकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ग्रामीण पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए मोहताज हैं। जहां 2013 में लगभग 45,32,000 की लागत से PHE विभाग से नल जल योजना के तहत पानी की टंकी और मोहल्ले में पाइपलाइन का विस्तार कराया, लेकिन 7 साल से ज्यादा होने के बाद भी नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। और ग्रामीण पानी के लिए परेशान हैं। जिन्होंने ग्राम पंचायत PHE विधायक संतराम नेताम से शिकायत भी की, बावजूद समस्या जस की तस है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की टंकी सिर्फ शो पीस के लिए है, जबकि PHE विभाग के इंजीनियर ने जल्द समस्या का समाधान करने की बात कही है। पानी की समस्या बहुत होती है, नल है एक और नहीं है एक पास पड़ोस नीचे दहात तक के यही नल में आते हैं। नल पानी अब तो टंकी तो कहीं काम की नहीं है, टंकी में तो ये चीज नहीं है कहते, पानी सबसे जे नहीं है कहते हैं। पानी तो एक ठक नल है ना, एक नल अब एक ठक नल में सब एक भर के आते हैं पानी भर। और बालोदा बाजार के दशहरा मैदान में स्टाफ नर्सेज ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। करीब 65 नर्सेज ने अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर नाराजगी जताई। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान स्टाफ नर्स की संविदा भर्ती की गई थी, लेकिन 6 महीने बाद सभी को रिलीविंग नोटिस भेज दिया गया, जिससे सभी में नाराजगी है। स्टाफ नर्सेज अब नियमितीकरण की मांग कर रही हैं। इस संबंध में सभी ने कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव को ज्ञापन भी सौंपा है। हम लोग कंटिन्यू कोविड पेशेंट की सेवा करते आ रहे हैं। हम जिस समय लोग घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते थे, उस समय हम लोग सामने से आकर पूरे इस वैश्विक महामारी से लड़े हैं और आज सरकार हमको 31/3/2021 को हम लोग को नोटिस हमा दिया है कि आपकी सेवा समाप्ति हो जाएगी करके। जिस समय इस वैश्विक महामारी से जिस समय हमारे ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही थी और आज के डेट में हमको नौकरी से निकाला जा रहा है, तो अतः हम लोग यही बस मांग है कि सरकार हमको नियमित रखे, हमको अपने कार्य से ना निकाला जाए।
इधर रायगढ़ में रहवासियों को अब गंदगी से निजात मिलने वाला है। आपको बता दें, अब बड़े रामपुर में ट्रेंचिंग ग्राउंड में कचरा डंप होना बंद होने वाला है। नगर निगम ने क्षेत्र को साफ सुथरा कर 2.25 करोड़ की लागत से गार्डन बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव तैयार किया गया। दरअसल बड़े रामपुर में नगर निगम 20 साल से शहर का कचरा डंप कर रहा है। कचरे के प्रदूषण का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। इसके अलावा केलो नदी में भी यहां का गंदा पानी बहकर जाता है, जिससे नदी का पानी भी प्रदूषित हो रहा है। नगर निगम ने अब इस ट्रेचिंग ग्राउंड को सुधारने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत 2 करोड़ 11 लाख की कार्य योजना तैयार की गई है। टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है, जिसमें 9 महीने के अंदर गार्डन तैयार किया जाना है और जो कचरा डंप हो रहा है उसे बायो रिकम्पोजिशन पर ठेका कंपनी को देना है। निगम के अधिकारियों का कहना है कि प्रदूषण से मुक्ति मिलने के साथ ही आसपास की जमीन की कीमत भी बढ़ेगी। ये बहुत लंबे समय से लोगों की मांग थी। उस क्षेत्र से गुजरने वाले सभी नाक सिकोड़कर और नाक बंद कर चलते हैं और गंदगी पहाड़ के किनारे से लेकर के मेन रोड तक आ गई है, जिसको देखते हुए 2 करोड़ 11 लाख रुपए का राशि सैंक्शन हुआ है और उसका टेंडर भी प्रक्रिया चल रही है। तो उसको उस स्थान को गार्डन के रूप में विकसित करना है ताकि उस क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों को इससे राहत मिल सके। व्यवस्थित गार्डन बनाकर देना है और जो कचरे का जो वहाँ पर डंप यार्ड में जाता है उसका बायो डिकम्पोजिशन करके देंगे, ताकि वो व्यवस्थित रूप से पहले तो बायो डिकम्पोज हो और उसके बाद वहाँ पर एक अच्छा हरित गार्डन मिले। इससे जहाँ एक और डंपिंग यार्ड खत्म होगा, लोगों को प्रदूषण से निजात मिलेगी और कचरे से, वहीं दूसरी ओर वहाँ पर लैंड वैल्यू भी काफ़ी बढ़ेगी। संविधान में चाइल्ड लेबर के खिलाफ कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन आज भी कई बार चाइल्ड लेबर के मामले देखने को मिल जाते हैं। ताजा मामला बालोद के दल्ली राजहरा वन परिक्षेत्र में देखने को मिला, जहां करीब 6 बच्चों से जंगल में काम कराया जा रहा था। ये बच्चे सुबह से शाम तक जंगल में झाड़ियों की कटाई करते थे। मामले की जानकारी जब मंत्री प्रतिनिधि पीयूष सोनी तक पहुंची तो उन्होंने अधिकारियों से चर्चा के बाद दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की बात कही। बच्चों से वन विभाग के द्वारा काम कराया जा रहा है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा जो विकासखंड है आदिवासी विकासखंड है और नैसर्गिक रूप से बच्चे कभी कभी वन में विचरण करने के लिए जाते हैं और ये परीक्षण का विषय है। अगर जैसा आप बता रहे हैं कि वन विभाग के द्वारा छोटे बच्चों से काम कराया जा रहा है, अगर ये ऐसा है तो ये गलत है और इसमें परीक्षण का विषय है। और परीक्षण उपरांत अगर वाकई में पता चलता है कि वन विभाग के द्वारा छोटे बच्चों से काम कराया जा रहा है तो इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए उच्च अधिकारी से चर्चा किया जाएगा और कार्रवाई भी कराई जाएगी। इधर जगदलपुर में बाघ की खाल के साथ 5 पुलिसकर्मी सहित 3 स्वास्थ्य कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग बाघ की खाल लेकर जगदलपुर आए हुए हैं। जानकारी के बाद पुलिस ने फौरन एक टीम बनाई और आरोपियों को पकड़ने के लिए रात भर ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हैरानी की बात तो ये भी है कि आरोपियों में पुलिसकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल रहे। और विदेशों में नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को बिलासपुर पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी दिल्ली और हरियाणा में कॉल सेंटर चलाकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। ये आरोपी नामी ऑनलाइन जॉब पोर्टल की साइट से डेटा चुराते थे और बेरोजगार युवकों को अपना शिकार बनाते थे। आरोपी जॉब इंटरव्यू, रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन समेत कई बहाने बताकर फीस हड़प लेते थे। इतना ही नहीं, स्काइप और व्हाट्सएप के जरिए ये फर्जी इंटरव्यू भी कराते थे। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से लैपटॉप, मोबाइल और करीब 3,70,000 रुपए भी बरामद हुए। तो अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बेरोजगार युवाओं को ये निशाना बनाते थे। इधर जशपुर के झंडा घाट मर्डर मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। युवती के प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर दुष्कर्म किया था और हत्या कर लाश को सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों ट्रक चालकों को झारखंड से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बिहार के रहने वाले राजू ने अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए जशपुर बुलाया था। आरोपी उसे अपने ट्रक में बैठाकर आगे ले गया और अपने दोस्त के साथ मिलकर बलात्कार किया।
जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपियों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। लड़की की शिनाख्त हो गई, युवती की शिनाख्त हुई और शिनाख्त होते ही साथ हमको उसके कॉन्टैक्ट नंबर्स के आधार पे जो उनके पेरेंट्स ने उपलब्ध कराया था उसके आधार पे बारीकी से हम लोगों ने CDR लोकेशन और अन्य चीज़ें पता करते हुए हमारी साइबर टीम ने लगातार उनका पीछा किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से और बुल्ढाना से हमको आरोपी को पकड़ने में, संदेहियों को पकड़ने में सफलता मिली। वो ट्रक भी बरामद कर लिया है जो कि घटना स्थल था जिसमें लड़की के साथ गलत कार्य हुआ और उसके बाद फिर उसी ट्रक में उसका गला घोंट के हत्या की गई और उसी ट्रक से फिर आगे बढ़ते हुए झंडा घाट के पास सुनसान स्थान देखकर ये दोनों ट्रक ड्राइवर और क्लीनर ने उसको वहां पर फेंक दिया था, उसके शव को। कांकेर के गढ़िया पहाड़ में धड़ल्ले से खुदाई की जा रही है और किसी को इसकी भनक तक नहीं है। ये आरोप गढ़ पिछवाड़ी वन प्रबंधन समिति के सदस्यों ने लगाए हैं और आरोप भी किसी और पर नहीं बल्कि वन विभाग के कर्मचारियों पर ही लगाए। आरोप है कि समिति के बिना अनुमति के लगभग 8 जगहों पर खुदाई शुरू कर दी। खुदाई वाली जगहों पर रियासतकालीन शिलाएं, ईंट और मिट्टी के घड़ों के टुकड़े भी मिले हैं। कहा जाता है कि राजा कंडरी ने इस जगह पर बेशकीमती आभूषण गड़ाए थे, जिसकी तलाश में वनकर्मी यहां खुदाई कर रहे हैं। मामले में वन मंडल अधिकारी का कहना है कि गढ़िया पहाड़ी पर काफी पर्यटक आते हैं, जिनके लिए पार्क भी बनाया जा रहा है। सभी आरोपों को उन्होंने गलत बताया है। जो खुदाई हुआ है अभी वो संदेह प्रसाद है और वन विभाग अभी तक हमें किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी है, ना हमारे से किसी प्रकार की वो कहना चाहिए कि अनुमति नहीं लिया है। लगभग 8 से 10 जगह का खुदाई हुआ है। पुरातत्व के हिसाब से यहाँ पर तो कंडरा राजा जो थे वहाँ पर तो सारा संपत्ति को यहाँ एकत्रित करके रखते थे। पूरा सदस्य निरीक्षण में गए थे क्योंकि यहाँ पर महाशिवरात्रि लगता है देखरेख करने के लिए। उसी दौरान हमको उस जगह को मिला, नेट लगाया हुआ था, उसके अंदर हमने गए तो कई जगह पर खुदाई किया गया। कहा भी गया है कि यहाँ पर कुछ सामान निकला था, इसे बोल के वो वन विभाग में जमा है। उसको हम लोग एक बार कल्चर डिपार्टमेंट से भी हम लोग ने संपर्क किए थे और वहाँ से उस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से भी मेरा खुद बात हुई और वहाँ से 2 लोग भी इन लोगों ने इधर भेजा है। उसको पूरा गढ़िया पहाड़ को एक